प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में विज्ञान यानी साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बच्चों 2012 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो अब की बार 2024-25 की परीक्षा में पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी राज्यों के बच्चों के लिए प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो किसी भी राज्य से रिलेटेड हों आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हुए और समझते हुए चलिएगा। तो बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एक नैनो सेकंड का कौन सा भाग होता है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। यदि आपको क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलिएगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 35 में से टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अरबवां भाग होता है। एक नैनो सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं, 1 नैनो सेकंड बराबर 10 की पावर -9 सेकंड। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों है और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अभी 2025 के लिए जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया प्रश्न है। कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। यहाँ पर आपको 2 चाल दी गई हैं और 2 बार समय दिया गया है। तो अलग अलग आप दूरी निकाल लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, टोटल दूरी आपको मालूम हो जाएगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, तो इस हिसाब से दूरी आपकी क्या हो जाएगी। तो दूरी बराबर पहली बार में दूरी आपकी हो जाएगी चाल गुणे समय। चाल यहाँ पर दिया गया है 60 और समय आपका दिया गया है 15। अब ये 15 मिनट है तो इसको घंटे में बदल दीजिए। तो 15 को 60 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा घंटे में। 60 से कैंसिल हो जाएगा, निकट जाएगा, बचेगा आपका 15। तो पहली बार में कितने किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला पहली बार में। दूसरी बार में देखो तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 80 किलोमीटर है तो 80 गुणे 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 गुणे 30। 30 मिनट है तो इसको 60 से भाग कर देते हैं तो ये घंटे में आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2, 40 दूना 80। तो दूसरी बार में 40 किलोमीटर चलता है। पहली बार में हमने देखा था 15 किलोमीटर चला था। तो टोटल आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 40 और 15 55 किलोमीटर। तो 55 किलोमीटर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो जिन बच्चों ने दूसरा ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, 55 किलोमीटर आपका राइट आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न है, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दर्पण हैं अवतल, उत्तल, समतल या पार्श्व। तो कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर दाब डालते हैं। तो समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों बलों के जोड़ के बराबर होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं वो सेम हैं। दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया गया है कि विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जो बल हैं एक पिंड पर विपरीत दिशा में काम करता है, एक इधर को और एक इधर को, तो दोनों का माइनस हो जाएगा, दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई में से टिक किया है तो उनका राइट आंसर है दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है। तो हम जानते हैं, आप लोग
बस ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर धनावेश और कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है, और इस हिसाब से जो ऑप्शन आपका सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छड़ धनावेशित हो जाएगी और कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त करने का पैमाना है, डेसिबल, न्यूटन, रिक्टर या हर्ट्ज। तो इसका बच्चों होता है ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल होता है भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। इसके अलावा अगर इकाई की बात करते हैं तो डेसिबल में इसकी इकाई मापी जाती है, और न्यूटन जो है ये बल का मात्रक होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के होता है, बड़ा होता है, कम होता है, बराबर होता है या 15 डिग्री बड़ा होता है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, एक तो साइज के बराबर का होगा, दूसरा आभासी प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस हिसाब से सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होगा, दर्पण के पीछे होगा और प्रतिबिंब के साइज के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने सही आंसर दिया है राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, तारामंडल या धूमकेतु। तो सौर मंडल का हिस्सा कौन सा नहीं है, कौन सा सदस्य नहीं है, तो तारामंडल जो इसमें दिया गया है ये सौर परिवार का हिस्सा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर से तापमान तक मापा जा सकता है, यानी डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है सबसे न्यूनतम बिंदु और सबसे उच्चतम बिंदु कितना होता है। ये जो है प्रश्न अभी यूपी 2025 की जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया था कि थर्मामीटर का जो अधो बिंदु होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान थर्मामीटर से मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई की हमेशा दिशा की ओर संकेत करती है। चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है, तो जो चुंबकीय सुई होती है वो सदैव उत्तर और दक्षिण की तरफ दिशा में रुकती है, ठहरती है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर और दक्षिण दिशा। 13 नंबर प्रश्न है, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन। तो जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते वो उदासीन विलयन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो विलयन नीले लिटमस को लाल कर दें, जो नीले को लाल कर दे वो होता है अम्लीय विलयन, और जो लाल को नीला कर दे वो होता है क्षारीय विलयन। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। 14 नंबर प्रश्न है, सिरका एक रासायनिक नाम है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो सिरका होता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह बनने के कारण दूधिया होता है। तो क्या बनने के कारण दूधिया जाता है, मध्य प्रदेश की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था अभी 2024 की परीक्षा में। तो ये बच्चों होता है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, और कैल्शियम कार्बोनेट आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया रंग देता है, और ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। 16 नंबर प्रश्न है, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों खंडों से सही मिलान कीजिए, और सही मिलान के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम जानते हैं टेफ्लॉन से क्या बना जाता है, ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्र।
और रेयान एक प्राकृतिक रेशा है, तो बिस्तर की चादरें और कालीन बनाई जा सकती हैं। नायलॉन से दांत साफ करने के ब्रश और पैराशूट बनाए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप मिलान कीजिएगा। तो दूसरे का डी आपका देखो ये दिया गया है और ये दिया गया है। तीसरे का ए और तीसरे का ए जो है केवल सी ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि एक धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन सी धातु है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम या पोटेशियम? तो पोटेशियम आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उपयोगों से कीजिए। तो यहाँ पर जो है मिलान कीजिए। गोल्ड का उपयोग जो है आभूषण बनाने में करते हैं, ऑप्शन नंबर पहले का डी में मिला दीजिए। और एल्युमिनियम का उपयोग जो है खाद्य सामग्री लपेटने के लिए एल्युमिनियम की फाइल्स आती हैं, है ना, पतली चादरें आती हैं। कॉपर से बिजली के तार बनाए जाते हैं और मरकरी थर्मामीटर में प्रयोग की जाती है। इस हिसाब से मिलान कीजिए तो पहले का डी आपका हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा और तीसरे का बी हो जाएगा। तो तीसरे का बी देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। तो बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। प्रश्न है, कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये कथन सही है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, ये भी सही है। जीवाश्म ईंधन कभी ना समाप्त होने वाले अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो ये गलत है क्योंकि जीवाश्म ईंधन कभी ना कभी तो नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो पहला और दूसरा कथन है वो सही दिया गया है। तो इस हिसाब से जो है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है सी वाले ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला तथा दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊष्मीय मान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू ईंधन अच्छा है? कोयला, मिट्टी का तेल, जैव गैस या एलपीजी? तो एलपीजी गैस जो है सबसे अच्छी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इसे यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन धातु से किया जाता है, तो किस धातु से करते हैं? एल्युमिनियम, जस्ता, निकिल या कॉपर? तो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जिंक की परत जो है लोहे की चीज़ों पर चढ़ा देते हैं जिससे उसमें जंग नहीं लगती और इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है या यशद लेपन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के किस भाग का प्रयोग करते हैं? बाह्य ज्योतिहीन क्षेत्र, मध्य दीप्त क्षेत्र या आंतरिक काला क्षेत्र या दोनों? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाह्य ज्योतिहीन क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो धातुओं को हम जो है पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और इसमें धातु जो है दी गई है जिंक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसका पाचन रूमिनेंट्स यानी जंतुओं द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं होता? सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या इनमें से कोई नहीं? तो सेलुलोज जो होता है वो मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में मिलान करना है, इसमें आप मिलान कीजिए क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है ये, अच्छा, अमरबेल को मिला दीजिए परजीवी से, जंतु को मिला दीजिए परपोषी से, तो नाइट्रोजन को जीवाणु से मिला दीजिए। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन बनेगा? पहले का सी जो है दो ऑप्शन में दिया गया है और तीसरे का डी आपका देखो सी ऑप्शन में दिया गया है और चौथे का बी आपका जो है तीसरे ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन जिन्होंने इसका आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसका चुनाव करना है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही कथन है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते,
यही आपका कथन जो है वो सही नहीं है, अर्थात गलत है। वन जो है, पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। ऐसे जो बच्चों प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न एक प्रश्न के साथ आपके कम से कम 4-5 प्रश्न और जो है आपको पढ़ने के चांस मिल जाते हैं, यानी कई प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। तो प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसको देखिए, मिलान कीजिए। खरीफ की फसलें बताओ कौन सी होती हैं। खरीफ की फसलों में धान और मक्का आता है, तो पहले का डी ऑप्शन होगा। तो इस हिसाब से देखो सी और डी आपका बन रहा है। रबी की फसलों में गेहूँ, चना और मटर आएगा, तो दूसरे का सी होना चाहिए। दूसरे का सी भी आपका दोनों ऑप्शन में दिया गया है। रासायनिक उर्वरक कौन से होते हैं, तो जैसे यूरिया, सुपर फास्फेट, ये आपके रासायनिक उर्वरक हैं, तो 3 का ए होना चाहिए। 3 का ए देखो सी ऑप्शन में दिया गया है। और कार्बनिक खाद कौन कौन से हैं, जैसे पशु का अपशिष्ट, गोबर, मलमूत्र, पादप के अवशेष, ये सभी कार्बनिक खाद होती हैं, जिनको गोबर खाद या फिर जैव उर्वरक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, लेग्यूम पौधे यानी दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन सा होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। 29 नंबर क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से, अब वन उन्मूलन को लेकर के 4 कथन दिए गए हैं। अब इसमें से कौन से कथन सही हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, ये कथन आपका सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर स्थिर रहता है, तो अगर वनों को हम काटेंगे तो ये स्थिर तो नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है, भौम जल का भी निम्नीकरण हो जाता है, ये सही है। बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये भी आपका कथन सही है। तो इसमें दूसरा कथन जो है वो आपका गलत दिया गया है, बाकी शेष सही हैं। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा होगा। तो सही आपके हैं पहला, तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए का रोगवाहक सूक्ष्मजीव कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ या कवक। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए जो है वायरस के कारण होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मेढक श्वसन करते हैं त्वचा द्वारा, फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा या त्वचा तथा फेफड़े द्वारा। तो मेढक जो है त्वचा और फेफड़े द्वारा श्वसन करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न करती है, अर्थात पादप कोशिका भिन्न होती है जंतु कोशिका से, उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली या रिक्तिका। तो कोशिका भित्ति जो है इसको अलग करती है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, अंडाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है, तो ये गलत है। अंडाशय में नहीं, गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। निषेचन के समय शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक संलयित होकर एक हो जाते हैं, ये कथन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। ऐसा ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला गलत है परंतु दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्षुद्रांत, बृहदांत्र, आमाशय या यकृत, यानी जिसको लीवर कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। 35 नंबर प्रश्न है, गाइटर रोग है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल, थायराइड या अग्न्याशय। तो गाइटर जो है ये थायराइड ग्रंथि का जो है रोग है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइटर जिसको घेंघा भी कहा जाता है, तो घेंघा रोग ये होता है आयोडीन की कमी से, ध्यान रखेंगे, आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, इसको गाइटर कहते हैं। तो ये बच्चों आपके रहे 35 प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।